नमस्कार दोस्तों, कहानियों के इस चैनल पर मैं शैली आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अपने जीवन में उठने वाले झंझावातों और तमाम उतार चढ़ावों को सहने के बाद जब हम एक बार वापस पलट कर देखते हैं तो क्या ऐसा नहीं महसूस होता जैसे कि वो जो कुछ भी था सहज था, स्वाभाविक था। और फिर अपने ही अंदर का निस्पृहता का भाव हमें अतीत की सभी सकारात्मक और नकारात्मक घटनाओं के प्रति अनासक्त कर जाता है। आइए आज सुनते हैं एक वृक्ष के संपूर्ण जीवन काल की आत्मकथा विश्व विख्यात कहानीकार, विचारक एवं दार्शनिक श्री खलील जिब्रान जी की मानवीकरण शैली में लिखी गई कहानी पेड़ की कहानी, उसी की जुबानी का हिंदी अनुवाद। मेरी कहानी बहुत लंबी है। मेरा प्रारंभ उस समय हुआ जब मैं गुठली की शक्ल में जमीन के नीचे दबा हुआ था और गुठली की गिरी छिलके को फाड़कर सिर निकालने की कोशिश कर रही थी। मैं खुद अपने अस्तित्व को बाहर निकालकर प्रकाश देखने की अभिलाषा कर रहा था। उस सुबह की याद में मुझे अब तक मज़ा आता है जब मैंने पहली बार अपने आप को जमीन के एक छेद से सिर निकालते हुए और इन जंगलों और खेतों की हवा खाते हुए देखा। कितनी सुहावनी घड़ी थी वह कि अनगिनत बहारें बीतने के बाद भी उसकी याद मेरे दिल में बाकी है। बावजूद इसके कि उस वक्त मैं ज़मीन से चिपका हुआ था, मेरी कमज़ोर शाखाएं दूर से एक ही टहनी की शक्ल में नज़र आ रही थी। उस समय भी मेरे मन में एक उमंग थी जो हर पेड़ में स्वाभाविक रूप से पाई जाती है, लेकिन उसका वर्णन करना हमारी सामर्थ्य के बाहर है। चाहे हमारी शाखाएं और पत्ते होठों और ज़बानों का रूप क्यों न ले लें, हमारे दिल में बसने वाली बात को बयान करना भी हमारे बस में नहीं है। हमारे हरे भरे जीवन में, बल्कि हर उस चीज़ की जिंदगी में जो धरती से प्रकट होती है या धरती पर चलती फिरती है, वे रहस्य छिपे हुए होते हैं जो बाहरी लक्ष्यों से पहचाने नहीं जा सकते। मेरी उम्र की पहली बहार बीत चुकी, गर्मी आई, वह भी गुजर गई। फिर पतझड़ आया। अब मेरा कद बढ़ चुका था, मेरा सिर ऊपर को उठ गया था। मैंने चारों ओर नजर डाली, दूर दूर तक जंगल का विशाल मैदान और कहीं कहीं उसके मोड़ नजर आने लगे। मैंने सुबह के वक्त शाखाओं की छावों को देखकर सोचना शुरू कर दिया। समय के बीतने के साथ साथ इन छावों की शक्लें भी बदलती थी। शाम होते ही वे शक्लें मिट जाती, उनका नाम निशान वक्त तक बाकी न रहता। सायों में एक जादू भरा रहस्य है जो हमें खोज और चिंतन करने का आह्वान करता है। मैंने अपने मन से कई बार पूछा कि पेड़ों के रहस्य तो उनके सायों की वास्तविकता से भी अधिक अज्ञात होंगे। कई बार तो मेरे मन में यह विचार आता कि इस वन में जो कुछ मैं देखता हूँ और जो भी आवाज़ मेरे कानों में पड़ती है, वह किसी ऐसी चीज़ का साया है जिसे हम नहीं देख सकते। वह किसी ऐसे जीव की प्रतिध्वनि है जो आँखों से ओझल है। इन पिछले 3 मौसमों में मैंने अपने जीवन का सिंहावलोकन किया। मुझे यह जीवन एक अखंड मधुर प्रार्थना की तरह मालूम हुआ जो मेरी कमज़ोर शाखाओं के थर्राने से पैदा होती है। वह मेरे नन्हे पत्तों की महक को साथ लेकर आकाश की ओर जाती है। मगर उस समय मुझे जो सबसे उत्कृष्ट रहस्य मालूम हुआ वह यह था कि मेरी नाजुक शाखाएं उस चिड़िया के बोझ से भी झुक जाती थीं
जो किसी ऊंचे पेड़ से कूदकर उन पर आ बैठती थी। मैंने जब भी उस चिड़िया के बारे में सोचा तो अपने अंदर मधुर अनुभवों का मीठा भाव पाया, इसीलिए कि वही सबसे पहला पंछी था जिसने मुझे ध्यान देने योग्य समझा और मुझे अपनी मुलाकात का गौरव प्रदान किया। अजीब बात तो यह है कि मैंने जब भी उस पंछी को याद किया, अपने अंदर झुक जाने का अनुभव पाया। हालांकि मेरी उम्र अब इस हद को पहुंच चुकी है कि मेरा तना मजबूत और मेरी शाखाएं कठोर हो चुकी हैं और मजबूत चट्टानों से टकराती हुई हवाएं मुझसे टकराती हुई निकल जाती हैं। पतझड़ का वह मौसम भी बीत गया। सर्दी का मौसम आया। जाड़े की ठंडी हवाओं ने मेरे पीले पत्ते झाड़ दिए और फिर वे मेरे साथ खेलने लगी। कभी वे मुझे घास की तरफ झुका देती जैसे कि वे मुझसे कोई बदला ले रही हो, और कभी मेरे दिल के तारों को छेड़कर और बीते हुए दिन की सुखदायी घटनाओं की आशा दिलाती। थोड़े दिन के बाद बर्फ गिरनी शुरू हुई और मैं चमेली के फूलों की तरह सफेद पोशाक पहने हुए नजर आने लगा। सर्दी से मैं कांप तो उठा, फिर भी उस पोशाक से मुझे प्यार सा हो गया। विशेषकर उस वक्त तो मैं फूला न समाता और गर्व से बार बार अपने आप को देखता रहता। फिर जब बादल छट जाते तो सूरज की किरणों से मेरी यह बर्फानी पोशाक और अधिक चमकने लगती। सर्दी के वे दिन भी बीत गए। मैं जोर की आंधी और लगातार बर्फ के गिरने का सामना करता रहा। वह पूरा जमाना ऐसे गुजर गया जैसे कोई आदमी एक लंबे अरसे से सो रहा हो और कभी कभी उसकी आंख खुलती रही हो। ना तो भयंकर सर्दी मुझ में कमजोरी के लक्षण पैदा कर सकी और ना उसकी कठोरता मेरे मन की उमंगों को दबा सकी। जब भी तेज हवाएं चलनी शुरू होती, मैं अपनी जड़ों को सख्ती से जमीन के अंदर दबा देता और मिट्टी के नीचे दबी हुई कंकड़ियों पर अपने पंजे मजबूती से गाड़ लेता। बहुत बार मेरे मन में यह विचार आया कि ये जोरदार हवाएं भी अनुग्रहकर्ता अध्यापक बनकर कमजोर और नई उम्र के पेड़ों को सिखाने पढ़ाने आती हैं कि जमीन में मजबूती से पंजे गाड़ने का ढंग क्या है। वे अपने आप को एक भयंकर शत्रु के भेष में प्रकट करती हैं, जो अपने हमलों से उन्हें जड़ मूल से उखाड़ फेंकने की चेष्टा कर रहा हो। मैं आंधियों का भी आभारी हूँ। अगर ये आंधियां न होती तो मुझे कभी इस बात का पता न चलता कि जिनकी जड़ें खोखली होती हैं, उनकी शाखाएं कभी आसमान को नहीं छू सकती, और जो अंधेरे में घुस जाने से कतराता है, वह कभी प्रकाश को पा नहीं सकता। बाहर का दूसरा मौसम आया तो मेरी नस नस में जीवन का लहू दौड़ने लगा। मेरी शाखाओं ने हरे छोटे पत्तों की पोशाक पहन ली। मैंने सोचा कि बस अब मैं उन्नति की अंतिम सीढ़ी पर पहुंच गया। उस समय मेरे मन में यह विचार तक नहीं था कि प्रत्येक सौभाग्य के बाद एक और सौभाग्य आता है जो पहले से कहीं अधिक होता है, और हर कमाल के बाद उन्नति का एक और तल्ला होता है। बाहर के तीसरे मौसम में मेरे शरीर के एक भाग पर पहली कली दिखाई दी। मैंने अनुभव किया कि मेरा शरीर अचानक ऐसे फूलों में बदल गया है जो आकाश और धरती को देखकर मुस्कुराते हैं। हवा के कानों में ऐसे महकने वाले वाक्य फूंकते हैं जिनमें दो प्यार भरे दिलों की बातें, उपासकों की प्रार्थना और कवियों की प्रतिभा नाचा करती है। थोड़े दिनों में सवेरे की सुगंधित वायु के झोंकों से मेरे शरीर पर खिलते हुए फूलों की संख्या बढ़ने लगी। मेरी शाखाएं फूलों से लदने लगी, साथ ही कुछ पुराने फूल झड़ने लगे।
हर फूल के झड़ जाने पर मैं यह समझता कि मेरी आत्मा का एक पहलू मुझसे छीन लिया गया है। इस विचार के कारण प्रकृति की इस चंचलता से मैं उदास हो गया। मैं दिन में कहता कि आखिर यह कौन सा तरीका है कि प्रकृति अपने ही हाथों हमें एक सुंदर पोशाक पहनाती है और फिर शीघ्र ही उसे उतरवा भी लेती है। इस दुख भरे विचार में थोड़े ही दिन बीते थे कि मैंने देखा कि हर झड़े हुए फूल की जगह मेरे शरीर पर एक नाजुक, सुडौल और सुंदर रंग वाला फल आ रहा है। यह देखकर खुशी के मारे मेरी हालत उस आदमी जैसी हो गई जो डरावना सपना देखते देखते घबरा कर उठता है तो सुबह की ठंडी हवा उसके स्वागत के लिए तैयार होती है। मुझे विश्वास हो गया कि हानि के बिना लाभ और उदारता के बिना इनाम की आशा व्यर्थ है। एक सप्ताह के अंदर अंदर उस नाजुक फल के गूदे के चारों ओर कठोर छिलके का गिलाफ चढ़ गया। मुझे ऐसा जान पड़ा कि अब मैं माँ बन गया हूँ, हजारों बच्चों की माँ। मैंने देखा कि प्रकृति के अदृश्य हाथों ने आज से 3 बरस पहले मुझे मिट्टी के नीचे दबा दिया था। उनमें से हर गुठली में इसकी योग्यता थी कि वह किसी न किसी दिन ऊंचे विशाल पेड़ का रूप धारण करे और इसी तरह यह जीवन मरण का क्रम चलता रहेगा। यह कैसा साक्षात्कार है जिसने भविष्यकालीन बातों को मेरे सामने रखा और मुझे विश्वास दिलाया कि मेरे फल हमेशा बने रहें। यह कैसा विकास क्रम है जिसने मुझे जीवन के रहस्यों और उसके खुले हुए सत्यों के सामने ला खड़ा किया। मौसमों पर मौसम और सालों पर साल गुजरते गए। मैं उसी तरह फलता फूलता और ऊपर को ऊंचा उठता गया। मेरी छाल सख्त हो गई, मेरी टहनियाँ हर तरफ फूटने लगी, मेरी शाखाएं एक दूसरे से उलझने लगी। मैं एक ऐसे हरे भरे और मजबूत वृक्ष में बदल गया जो अपने ऐश्वर्य पर गर्व करता हो और अपने भाग्य को सराहता हो। लड़के मेरे ऊपर चढ़कर खेलने लगे, पक्षियों ने मेरी डालों पर अपने घोंसले बनाए, पशु मेरे साए में सुस्ताने लगे और सूरज के नीचे ऐसी कोई चीज बाकी न रही जिसको मैंने आजमाया ना हो। मैंने ऐसी अनगिनत रातें खड़े खड़े बिता दी जिनसे सुगंधित हवा के ठंडे झोंके चलते रहे। मैं टीलों और झाड़ियों को ताकता रहा, नदियों की सुरीली आवाजों को कान लगाकर सुनता रहा। मैंने सितारों पर नजरें जमा दी और अंधेरे के सायों का हिलना डुलना महसूस करता रहा। बहुत से पक्षी मेरे पत्तों में छुपकर व्याकुल स्वर में पुकारते रहे। उनकी दर्द भरी आवाजें मेरे दिल में एक अज्ञात दुविधा पैदा करने का कारण बनी। मैं चाहता कि काश ऐसी जोरदार आंधी चले जो मुझे जड़ से उखाड़कर दूर किसी और जंगल में डाल दे। बहुत से कीड़ों ने मेरी जड़ों को खोखला बना दिया, पक्षियों ने मेरे फल तोड़े। ना मुझे दिन के प्रकाश में आराम मिलता और ना रात के अंधेरे में। मेरी स्थिति उस स्त्री की तरह थी जो किसी पुरुष से प्यार करे, पर वह पुरुष उससे दूर भागे और उसकी जगह एक ऐसा पुरुष उसके मत्थे मढ़ा जाए जिससे यह घृणा करती हो। हाँ, मैंने जीवन के सुख और दुख दोनों का अनुभव किया है। मैंने उसकी मोहब्बत और नफरत दोनों का तजुर्बा किया है। मेरी हालत 4 मौसमों में उस तराजू की तरह थी जिसके पलड़े बारी बारी से ऊपर को उठते और जमीन को छूते हैं। मैंने अपनी जिंदगी के सालों में जो सूरज के सामने खड़े होकर बिताए, मानव के ऐसे ऐसे कष्टों और अत्याचारों को देखा जिनकी याद
मेरे दिल से ना तो बाहर की खुशियां मिटा सकती हैं और ना सर्दी का मतवालापन उसे भुला सकता है। तो ऐसी दुर्घटनाएं भी मुझ पर बीती जिन्हें मैं जब याद करता हूँ तो मेरा दिल कांप उठता है और मुझे अपने चारों ओर अत्याचार पीड़ित आत्माओं की एक भीड़ नजर आती है। मुझे याद पड़ता है कि एक दिन तपती हुई गर्मी के मौसम में जब पंछी अपने अपने घोंसलों को वापस लौट चुके थे और कलियों की पंखुड़ियां एक दूसरे से चिपटी हुई थीं, सामने टीले के पीछे से एक नौजवान मेरी तरफ आया। मेरे तने का सहारा लेकर वह दुखी आंखों से रास्ते की तरफ देखने लगा। उस नवयुवक की आयु 20 बरस के लगभग थी। थोड़ी देर में एक तरुण कुमारी दुख दर्द का बुर्का मुंह पर ओढ़े वहां आई। वह नवयुवक के पास पहुंची। उसके सीने पर उसने अपना सिर रखा और फूट फूट कर रोने लगी। नवयुवक ने उसे अपनी छाती से भींच लिया और धीमी आवाज में कहने लगा, मेरी प्यारी, दिल को ढाढ़स दो। जुदाई की घड़ियां अधिक लंबी नहीं होंगी। मैं बरस दो बरस के अंदर अंदर वापस आकर तुमसे मिलूंगा और तब हम दोनों मिलकर अपना भावी जीवन सुख से बिताएंगे। कुमारी ने कहा, कौन जाने, जहां तुम जा रहे हो वहां किसी और से मिलकर मेरी याद अपने दिल से निकाल न दोगे। इधर मैं उस वक्त तक अपने वायदे पर कायम हूँ जब तक तुम्हारी माँ मुझे दुल्हन के कपड़ों से न सजाए या मेरी माँ मुझे कफन न पहना दे। इतना कहते ही उसकी आवाज भर आई। वह रुक रुक कर कहने लगी, समुंदर हमसे जो चीज छीन लेते हैं वह कभी वापस नहीं देते। खुदा इन समंदरों का सत्यानाश करे और उन लोगों का भी जिन्होंने समंदरों में सफर का रिवाज पहले पहल शुरू किया। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। नौजवान ने उसे गले लगाया, उसका माथा चूमा और फिर आंखों को चूमते हुए ईमान की कसम खाकर कहने लगा, 1 बरस पूरा होने से पहले ही आकर मैं तुमसे मिलूंगा। फिर वे दोनों एक दूसरे से अलग हुए और मेरे चारों ओर अपने दुख दर्द का कोहरा छोड़कर चले गए। दूसरे दिन शाम को वह कुमारी अकेली आकर वहीं बैठ गई जहां पिछली रात वह अपने प्रियतम के साथ खड़ी बातें कर रही थी। उसने डूबते हुए सूरज की तरफ देखना शुरू किया। मालूम होता था कि वह क्षितिज की काली रेखाओं और सूरज के सुनहरे बालों के बीच ऐसे सनातन सत्य की खोज कर रही थी जो प्रकाश और अंधेरे, जीवन और मरण के रूप में दिखाई दे। फिर उसने जमीन पर नजर डाली। उसे पास ही अपने प्रियतम का पद चिन्ह दिखाई दिया। वह थरथराती हुई उंगलियों से पांव के उन निशानों को छूने लगी और सिसक सिसक कर रोने लगी। वह कुमारी इसी प्रकार मेरे पास आती रही और मेरी छाया में बैठती रही। कभी कभी वह दर्द भरी धीमी आवाज से दुखों के गीत गाती। उसकी आवाज के साथ साथ जंगल का सारा आनंद दुख और विषाद में बदल जाता। अपनी आदत के अनुसार वह उस दिन भी आई जब उनके वियोग के पूरे 2 बरस बीत चुके थे। उसके हाथ में एक बंद लिफाफा था जिसे वह बार बार चूमती थी। उसने लिफाफा खोला। वह उस पत्र की अभी 2-4 पंक्तियां ही पढ़ पाई थी कि तड़पती हुई जमीन पर गिर पड़ी। उसकी उंगलियां जमीन में धंसने लगी। फिर अचानक सीधी उठ खड़ी हुई और लटे बिखेर कर जोर जोर से हंसती हुई पेड़ों से खेलने लगी। नहीं, मैंने अपने जीवन में ऐसी हंसी कभी नहीं सुनी थी। आंधियों का शोर मैंने सुना था। बिजली की कड़क की आवाजें मेरे कानों में पड़ी थीं। भूखे खूंखार पशुओं की चिंगाड़े
मेरे कानों तक पहुंची थी, लेकिन किसी कुमारी की ऐसी विचित्र और भयंकर हंसी की आवाज कभी मेरे कानों में नहीं आई थी। मैंने ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी जिसमें डर, दुख, उदासी और पागलपन के भाव एक साथ मौजूद हों। उस कुमारी की हंसी से पहले मेरी कल्पना में भी यह बात नहीं थी कि मौत की डरावनी आवाज हंसी के रूप में भी प्रकट हो सकती है। यह पहली बड़ी दुर्घटना थी। दूसरी दुर्घटना इससे भी दर्दनाक है। जब भी उसकी याद मेरे दिल में आती है, ऐसा महसूस होता है कि कोई मेरी जड़ों, शाखाओं और टहनियों को धारदार दराती से काटने लगा है। और अब जबकि मैं इस घटना का उल्लेख करने लगा हूँ, मुझे ऐसा मालूम होता है कि मेरा दिल टुकड़े टुकड़े होकर मेरी आवाज के साथ रो रहा है, पर शब्दों के रूप में बाहर नहीं निकलता। 7 बरस हुए फौज की एक टुकड़ी जंजीरों में जकड़े हुए एक नौजवान को उस टीले पर लाई। नौजवान की शक्ल सूरत और उसका चाल चलन सज्जनता और शूरता का परिचय दे रहे थे। जब वह टुकड़ी उस टीले पर पहुंची तो उसके मुखिया ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, वह पेड़ बहुत ठीक है। वे सब मेरे पास आए। एक आदमी उस नवयुवक को लेकर आगे बढ़ा। उसने उसकी गर्दन में रस्सी का फंदा डाला। फिर उन्होंने मेरी एक शाखा पर रस्सी लटकाई और कुछ आदमियों ने मिलकर रस्सी खींचनी शुरू की। नौजवान जमीन से 2 गज ऊपर उठा। फिर उन्होंने रस्सी के दूसरे सिरे को मेरे तने से कसकर बांध दिया और तड़पते हुए शरीर का तमाशा देखते रहे। जब वह ठंडा पड़कर निश्चेतन हो गया तो वे सब वापस चले गए। मैंने कई बार तेज हवाओं से प्रार्थना की कि वे आसमान से कड़कती हुई बिजली की तलवार बनाकर मेरी उस शाखा को तने से अलग कर दे जिसे उन दुष्ट अत्याचारियों ने अपने अत्याचार में शामिल किया था। कितनी बार मैंने यह इच्छा प्रकट की कि काश इस डाली को कीड़े खा जाएं और यह जमीन पर बिछी हुई घास के ऊपर गिर पड़े और पतझड़ के पत्तों की तरह इसका नामो निशान दुनिया में ना रहे। लेकिन मेरी सारी अभिलाषाएं असफल रहीं। उस डाली से उसी तरह कलियां फूटती हैं, फल उगते हैं और वह सूरज के प्रकाश से आनंद उठाती है। प्रातःकालीन सुगंधित वायु के झोंकों से मस्त हो जाती है और बारिश के पानी से नहाकर खुशी से फूली नहीं समाती। यह डाली दुख की उस कहानी को बिल्कुल भूल गई है। इस डाली को देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि प्रकृति मेरी इच्छाओं की परवाह नहीं करती। मेरा अस्तित्व मेरी भावनाओं से कोई संबंध नहीं रखता। वह प्रकृति की इच्छाओं पर निर्भर करता है। वह ऐसे कानून का पाबंद है जो किसी का पाबंद नहीं। भूतकाल में और भी बहुत सी घटनाएं छिपी हैं। उनकी संख्या ओस की उन बूंदों से भी अधिक है जो सुबह के वक्त मेरे पत्तों पर पड़ती हैं। वे घटनाएं सूरज की किरणों और पंचभूतों के परिवर्तनों से भी अधिक आश्चर्यजनक हैं। अगर मैं उन तमाम घटनाओं को दोहराने लग जाऊं तो मुझे अपने पुराने जमाने की तरफ दोबारा लौट जाना पड़ेगा, मगर वैसा करने की क्षमता मुझ में नहीं है। लेकिन जीवन के सारे सुख के क्षणों और दुख की घड़ियों, कृपाओं और संकटों से मुझे जो अनुभव प्राप्त हुए, उन सबसे प्यारी उस चिड़िया की याद है जो पहली बार मेरी टहनी पर आकर बैठी जब मैं बिल्कुल नाजुक था। उसके नन्हे मुन्ने शरीर का बोझ मैं ना उठा सका। उसके कारण मुझ में इतना स्वाभिमान पैदा हुआ कि मैं भी पेड़ों की पंक्ति में शामिल किया जाने लगा। उस घड़ी की स्मृति में ऐसे गीत छिपे हैं जिनको मैं सूर्यास्त के समय सुनता हूँ। उस वक्त की याद में
आग की ऐसी लपटें छिपी हुई हैं जो शांतिपूर्ण रात के सन्नाटे में मुझे सुनाई देती हैं। उस क्षण की याद में प्यार, दुख, तड़प है और उसी में है सब्र और संतोष। दोस्तों, मानव जीवन के प्रति गहन संदेश देती इस खूबसूरत कहानी के साथ अब चलती हूँ। बहुत जल्द फिर मिलूंगी और बहुत सी दिलचस्प और सुंदर कहानियों के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानियों से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। कहानी एवं प्रस्तुतिकरण से संबंधित अपने विचार एवं सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। स्वस्थ, सुरक्षित एवं प्रसन्न रहें। नमस्कार।